हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निकिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, आखिरी पार्ट। द लास्ट लेसन ये आपकी फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसकी सेकेंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। आखिरी पार्ट, द लास्ट लेसन, ये आपकी फ्लेमिंगो बुक में दिया गया है। इसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। इसके जो लेखक हैं वो हैं अल्फोंस डाउडेट। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इसके जो लेखक हैं वो नॉवलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांको पर्शियन वार 1870 से 1871, in which France was defeated by Persia led by बिस्मार्क। लेसन की कहानी फ्रांको पर्शिया युद्ध के समय की है, जो 1870 से 1871 की है, जिसमें फ्रांस को पर्शिया ने हराया था। जिसे पर्शिया को लीड कर रहा था, पर्शिया को कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क। चलिए स्टूडेंट, आगे चलते हैं। पर्शिया then consist of that now are the nation of Germany, Poland and a part of Austria। पर्शिया then consisted, उस समय पर्शिया में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से शामिल थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरियंस have passed into Persia hands. Read the story to find out that effect this had on life at school। इस कहानी में फ्रांस के अल्सेंस और लॉरेंस जिले पर्शिया के कब्जे में आ चुके हैं। स्कूल जीवन पर इस प्रभाव को जानने के लिए कहानी को पढ़िए। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम इसके लेखक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी स्टोरी को समझेंगे और इसके क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट डीड ऑफ स्कूलिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। तो लेखक कहते हैं, उस समय मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर था, खासकर क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल के बारे में सवाल पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट of running away and spending the day out of door। For a moment, एक पल के लिए मैंने भाग जाने और पूरा दिन बाहर बिताने के बारे में सोचा। For a moment मतलब एक पल के लिए। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods। मौसम कितना गर्म और धूपदार था, जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, बट आई हैड अ स्ट्रेंथ टू रिसेट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। खुले मैदान में पर्शियाई सैनिक अभ्यास कर रहे थे
यह सब पार्टिसिपल रूल से कहीं अधिक लुभावना था, लेकिन मुझ में हिम्मत थी कि मैं खुद को रोक सकूं और जल्दी से जल्दी स्कूल चला गया। और जल्दी से जल्दी वह क्या कहा, स्कूल चला गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When I passed the टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ जमा थी। For the last 2 years, all our bad news had comes from there. पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। The lost battle, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? The last battle, हारी हुई लड़ाइयाँ, भर्ती, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश और मैंने बिना रुके मन ही मन सोचा, आखिर अब क्या बात है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Becher, who was there with his apprentice reading the bulletin. Then as फिर जब मैं जितनी तेज़ी से हो सकता था वहाँ से भागा तो मैंने देखा कि लोहार, जिसका नाम क्या था, वॉचर, अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था। ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। Called after me, don't go fast, Bob. You get to your school in plenty of time. Don't go fast, Bob. You get to your school in plenty of time. पीछे से आवाज़ आई, इतनी तेज़ी से मत जाओ बॉब बेटा, तुम अपने स्कूल समय से काफ़ी पहले पहुंच जाओगे। पेनल्टी ऑफ टाइम मतलब समय से काफ़ी पहले। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी। आई थॉट ही वाज, पेनल्टी ऑफ टाइम समय से काफ़ी पहले। आई थॉट ही वाज मेकिंग ऑफ फन मी। I thought he was making fun of me and read M. Hamel Little Garden all out of breath. मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं हाँफते हुए एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। वह सोचता है कि वह मेरा मजाक बना रहे हैं और वह हाँफते हुए क्या हुआ, एम हैमल का जो बगीचा था छोटा सा, वहाँ पर पहुँचा। चलिए आगे देखते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल वीइंग देयर वाज अ ग्रेट वस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन स्ट्रीट। आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत शोर शराबा होता है जिसकी आवाज़ गली तक सुनाई देती है। जैसे द ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जब स्कूल स्टार्ट होता है तो क्या होता है, शोर शराबे की आवाज़ सुनाई देती है गली तक। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिजन वेरी लाउड, एक साथ ज़ोर ज़ोर से पाठ को दोहराने की आवाज़। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम बेहतर समझ सकें। एंड द टीचर ग्रेट्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल,
और टीचर के बड़े स्केल की मेज पर खटखटाहट की क्या आवाज़। जैसे स्कूल स्टार्ट होता था, मेज के खुलने बंद होने की। चलिए आगे देखते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन अब सब एकदम शांत था। मैंने सोचा कि शोर शराबों का फ़ायदा उठाकर मैं बिना किसी को देखे अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जाहिर है उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। क्या था? रविवार की सुबह की तरह शांत था। एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ रविवार की सुबह की तरह क्या था? शांत। चलिए आगे पढ़ते हैं। थॉट द विंडो आई saw my classmates already in their places and Hamel walking up and down with his trivial iron ruler under his arms. तो इसमें कहते हैं, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो पहले से ही अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। उसने अपने क्लासमेट को देखा जो अपनी जगह पर क्या थे? पहले से ही बैठे हुए। और हेमल अपने भयानक लोहे के स्केल को बगल में दबाए इधर उधर क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। वह देखता है कि उसके सारे क्लासमेट अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और जो उसके टीचर है हेमल, वह क्या कर रहे हैं? एक बड़े लोहे के स्केल को अपने आर्म में लेकर घूम रहे हैं। I had opened to the door and go in before everything. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मुझे सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्म से लाल हो गया था और कितना डरा हुआ था। You can imagine, आप कल्पना कर सकते हैं, इसमें दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। But nothing happened. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। But nothing happened. Hamel saw me and said very kindly, go to your place quickly, little French. We were beginning without you. बट नथिंग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेमल ने मुझे देखा और बड़े ही प्यार से कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, मतलब हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदकर। I jumped over the bench and sat down my desk. Not still then, when I had got a little over my fright. तो कवि कहता है, मैं बेंच के ऊपर से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया तब तक जब तक मेरा डर थोड़ा कम नहीं हुआ। मैंने देखा कि did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered there, that he never wore expert on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so. मैंने देखा कि मैंने देखा कि शिक्षक अपना सुंदर हरा कोट, झालदार शर्ट और कढ़ाई वाली छोटी काली रेशमी टोपी पहने हुए थे, जिसे वे निरीक्षण और पुरस्कार, मतलब इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल भी कुछ ऐसा ही लग रहा था।
द होल स्कूल सीम्स सो। इसके अलावा पूरा स्कूल भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। चलिए बच्चों, अब हम आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके अलावा पूरा स्कूल भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। स्ट्रेंज एंड सैल्मन, अजीब और गंभीर। स्कूल क्या लग रहा था? अजीब और गंभीर। What the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village pupils sitting quickly like ourselves. Old Hodger, with his three considered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides, everybody looked sad. लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे यह देखकर हुई कि हमेशा खाली रहने वाली ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली रहने वाली बेंचों पर गांव के लोग हमारी ही तरह चुपचाप बैठे थे। ओल्ड हॉजर अपनी तिकोने वाली टोपी के साथ, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और उसके अलावा कई अन्य लोग, सभी कैसे थे? उदास थे। एवरीबडी लुक्ड सैड। तो पीछे बेंचों पर जो गांव के लोग बैठे हुए थे वह कैसे थे? सैड। एंड हॉजर हैड ब्रॉथ एंड ओल्ड प्राइम थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और हॉजर अपने साथ एक पुरानी प्राथमिक पुस्तक लाए थे जिसके किनारे घिसे हुए थे और उन्होंने उसे अपने घुटनों पर खोल रखा था। उसके हॉजर था जो उनके चश्मे बड़े पन्नों पर टिके हुए थे। तो जिसमें जो हॉजर था वो क्या था? टिकोने वाली टोपी के साथ, उसके अलावा अन्य कई लोग थे उदास बैठे हुए थे जो कि ओपन ऑन हिज नी, उसने क्या करा था? हॉजर ने अपने घुटनों पर बुक खोल के बैठा हुआ था और उसके बड़े चश्मे जो थे वो पन्नों पर क्या थे? टिके हुए थे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं इन सब बातों पर सोच ही रहा था तभी एम हैमर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और सौम्य स्वर में जैसे उन्होंने मुझसे कहा था बोले, मेरे बच्चों, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो एम हैमल कहते हैं कि यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम Berlin to teach only German and in the school of Alsace and Lorraine. बर्लिन से ऑर्डर आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाए। ऐसा वहाँ से ऑर्डर आया है। कहाँ से आया है? बर्लिन से ऑर्डर आया है कि लॉरेन और अल्सेस के स्कूल में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाए। ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो ये वहाँ से ऑर्डर आया हुआ है बर्लिन से। द न्यू मास्टर कम टुमारो।
The new master come tomorrow. This is your last French lesson. I went to. The new teacher comes tomorrow. This is your last French lesson. French मतलब जर्मन. I went to. You be very attentive. The new master comes tomorrow. इसका मतलब है नए शिक्षक कल आ रहे हैं. यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पाठ है. मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यान से सुनो. एम हमल चाहते हैं कि तुम इन्हें ध्यान से सुनो. पहले इसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब क्या ऑर्डर आया है कि ओनली जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. What a thunderclap these words were to me. ये शब्द मेरे लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे. ये शब्द मेरे लिए बिजली के झटके से कम नहीं थे. ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहते हैं ऑथर. इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो कहते हैं यह मेरे लिए बिजली के झटके से कम नहीं है. Oh, the voltage that was what they had put up at the town hall. ओह बेचारे लोग, उन्होंने टाउन हॉल में यही लगा दिया था. तो उन्होंने टाउन हॉल में यही लगा दिया था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ. अरे मुझे तो लिखना भी ठीक से नहीं आता था. अब तो मैं कभी सीख ही नहीं पाऊँगा. मुझे यहीं रुकना होगा. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. फॉर सीकिंग वर्ड एट और गोइंग रीडिंग ऑन द सार. On the SAR, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. ओह मुझे कितना अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने पाठ नहीं पढ़े. चिड़िया के अंडे टूटे या सार नदी पर फिसलने चली गई. मेरी किताबें जो कुछ समय पहले तक मुझे बोझ लगती थी, इतनी भारी व्याकरण और संतों का इतिहास अब मेरे पुराने दोस्त बन गए थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता. आई डोंट गिव अप. जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता. एंड एम हैमल टू और एम हैमल भी. एंड एम हैमल टू. द आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अवे, डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ कैरी क्रैंकी ही वॉज. और एम हैमल भी यह सोचकर कि वह जा रहे हैं कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊँगा, मैं उनके शासक और उनके चिड़चिड़े स्वभाव को पूरी तरह भूल जाऊँगा. या गया. और कहते हैं कि मैं इस भाषा को कभी सीख ही नहीं पाया और एम हैमल चले जाएंगे और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा और उनके चिड़चिड़े भाव को भी भूल जाऊँगा. पुअर मैन इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन that he had Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room. Poor man,
बेचारा। इस आखिरी पार्ट के सम्मान में ही उसने अपने अच्छे संडे के कपड़े पहने थे और अब मुझे समझ आया कि गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे थे। अब मुझे समझ में आया कि गांव के जो बूढ़े लोग थे वो कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। दरअसल उन्हें भी इस बात का अफसोस था कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए। It was their way of thanking our master of his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. यह उनके द्वारा हमारे गुरु को उनकी 40 वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का तरीका था जो अब उनका नहीं था। That was there no more। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite। जब मैं इन बातों के बारे में सोच ही रहा था तभी मैंने अपना नाम पुकारा सुना। It was my turn to recite। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through, very loud and clear and without no mistake। काश मैं उस कठिन पार्टिसिपल नियम को पूरी तरह से जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी गलती से बोल पाता। काश मैं उस पार्टिसिपल के नियम को पूरी तरह से जोर से और स्पष्ट रूप से बोल पाता। But I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और वहीं अपनी मेज को पकड़े खड़ा रहा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little French, you must feel bad enough। मैंने एम हेमल को मुझसे यह कहते सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, तुम्हें पहले ही बहुत बुरा लग रहा होगा। See how it is। देखो यह क्या हो रहा है। Every day we have said to ourselves, वाह I have plenty of time, I learn it tomorrow, and now you see where we have come out। देखो यह क्या हो रहा है। हर दिन हम खुद को कहते थे, अरे मेरे पास तो बहुत समय है, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो हम कहाँ आ गए। That's a great trouble with Alsace। She puts off learning till tomorrow। मैं इसे कल सीख लूँगा और अब देखो हम कहाँ आ गए। यही तो अल्सेंस की सबसे बड़ी समस्या है। That the great trouble with Alsace। She puts off learning till tomorrow। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you printed
यही तो अल्सन्स की सबसे बड़ी समस्या है, वह सीखने को कल पर टालती रहती है। अब यहाँ के लोग को तुमसे यह कहना का पूरा हक होगा। कैसा है? हाउ इज इट? यू pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst. Poor little French, we have all a great deal to reproach ourselves with. तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो, जबकि तुम अपनी भाषा ना बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, बेचारे नन्हे फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच। हम सभी को खुद को कोसने के लिए बहुत कुछ है। Reproach ourselves with. You parents great deal to reproach with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put your work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I. तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ने के लिए उतने उत्सुक नहीं थे। वे तुम्हें खेतों या मिलों में काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि उन्हें थोड़ा और पैसा मिल सके। और मैं and I have been to blame also. और मैं भी दोषी हूँ। Have I not often sent to you water my flower instead to learning you lesson? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? क्या मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के बजाय अक्सर अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? और मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी? और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के बजाय अक्सर पानी डालने के लिए बोला था और मछली पकड़ने जाना चाहता था तब मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. Then, फिर एक बात से दूसरी बात पर आते हुए एम हेल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करना शुरू कर दिया और कहा कि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। Beautiful language in the world. The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when our people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक कि हम इसे अपने बीच सहज कर रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है तो जब तक वे अपनी भाषा को थामे रहते हैं तब तक ऐसा लगता है मानो हमें उनके पास अपनी जेल की चाबी हो, हमारी चाबी जेल की हो। मानो जब तक ऐसा लगता है कि हमारे जेल की चाबी हो उनके पास। प्रिजन मतलब होता है जेल। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमें हमारा यह पाठ सुनाया। मैं यह देखकर चकित रह गया कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह से समझ आया। I was amazed to see how well I understood it. मैं यह देखकर चकित रह गया कि यह मुझे कितनी अच्छी तरीके से समझ आ गया।
I think. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened to carefully and that he had never explained everything with so. उन्होंने जो कुछ भी कहा वह बहुत आसान लग रहा था, बहुत आसान। मुझे लगता है कि मैंने पहले कभी इतनी ध्यान से नहीं सुना था और उन्होंने पहले कभी इतनी अच्छी तरह से सब कुछ नहीं समझाया था। नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो। उन्होंने पहले कभी इतनी अच्छी तरह से सब कुछ नहीं समझाया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये आपको मैप के माध्यम से फ्रांस बताया गया है। मच पेशेंस मतलब बहुत धैर्य। मच पेशेंस। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे and to put it all into our heads at one stroke। ऐसा लग रहा था मानो बेचारा आदमी, द पुअर मैन, मानो बेचारा आदमी जाने से पहले हमें अपना सारा ज्ञान देना चाहता हो और एक ही झटके में सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहता हो। वन स्ट्रोक यानी एक ही झटके में हमारे दिमाग में सब कुछ भर देना चाहता हो। आफ्टर द ग्रामर वन स्ट्रोक। After the grammar, we had a lesson in writing. After the grammar, we had a lesson in writing. व्याकरण के बाद हमारी लेखन की कक्षा थी। That day, M. Hamel had new copies for us writing in a beautiful round hands, French, Alsace French. They looked like that flag floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk। इसमें कहा गया व्याकरण के बाद हमारी लेखन की कक्षा थी। उस दिन एम हेमल ने हमारे लिए नई प्रतियाँ कॉपी तैयार करवाई थी जो सुंदर गोल अक्षरों में लिखी हुई थी। फ्रांस, अल्सैस फ्रांस। वे छोटे छोटे झंडों की तरह दिख रहे थे जो स्कूल के कमरों में हर जगह लहरा रहे थे और हमारी डेस्क के ऊपर लगी छड़ से क्या हो रहे थे, लटके हुए थे। यू आउट टू हैव सीन You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। आपको देखना चाहिए था कि कैसे सब लोग काम में जुटे हुए और कितनी शांति थी। लोग क्या थे, काम में जुटे हुए थे और शांति थी। हाउ क्वाइट। द ओनली साउंड वाई द स्क्रैपिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। बस कागज़ पर कलमों की रगड़ की आवाज़ आ रही थी। वन सम विटल्स फ्ले इन बट nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who work right on tracking their fish hooks as। एक बार कुछ कीड़े अंदर आ गए लेकिन किसी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि वे सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं जो अपने मछली पकड़ने के कांटों की आकृति बनाने में लगे हुए थे। फिश हॉक्स। एज इफ दैट वाज फ्रेंच। एज इफ दैट वाज फ्रेंच।
Two on the roof, the pigeons crowed very low, and I thought to myself, will they make them sign to German, even the pigeons? As if that was French. मानो वह भी फ्रेंच भाषा हो। छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे और मैंने मन ही मन सोचा कि वे कबूतरों से, मतलब एम हैमल कबूतरों से भी जर्मन में गाने के लिए कहेंगे। एम हैमल नहीं, जो ऑर्डर आया था कि अब ओनली जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, तो कहीं वे कबूतरों से भी जर्मन में गाने के लिए ना कहें। पिजन्स मीन्स कबूतर। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. When I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and changing first at one thing, then another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब मैं लिखते लिखते नज़र उठाता तो देखता कि एम हैमल अपनी कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे हैं और पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को घूर रहे हैं, मानो वे उस छोटे से स्कूल कक्ष में हर चीज़ की छवि को अपने मन में बसाना चाहते हों। लिटिल स्कूल रूम, फैंसी। वाह! For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. 40 साल से वे उसी जगह पर थे, खिड़की के बाहर उनका बगीचा और सामने उनकी कक्षा, बिल्कुल वैसे ही। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut tree, अखरोट का पेड़, in the garden were taller than, and the humping were the hoop pine that he had planted himself twined about the window to the roof. बगीचे में अखरोट के पेड़ ऊंचे हो गए थे और उनके द्वारा लगाई गई हॉप की बेल खिड़कियों के ऊपर लिपटकर छत तक पहुंच गई। जो अखरोट के पेड़ थे वो छत तक पहुंच गए। जो अखरोट का पेड़ था वो बड़ा हो गया था और उनने जो बेल लगाई थी वो छत के द्वारा कहाँ पहुंच गई थी, ऊपर तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. बेचारे सर, यह सब छोड़ना उनके लिए कितना दुखद रहा होगा। ऊपर वाले कमरे में उनकी बहन को सामान पैक करते हुए सुनना, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करना था? देश छोड़ना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last after the, लेकिन उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने की क्या साहस था। After the writing we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba wee boo boo down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacle and holding his primer in. लेखन के बाद इतिहास का पाठ था और फिर बच्चे जो थे वो बा बे बी बो बू का पढ़ रहे थे। कमरे के पीछे ओल्ड हॉजर ने अपना चश्मा लगा लिया था और अपनी प्राथमिक पुस्तक हाथ में लिए हुए पकड़े हुए थे। हाथ में जो क्या थी? पुरानी पुस्तक पकड़ी हुई थी, प्राथमिक को। बोथ हैंड्स, दोनों हाथ, स्पेल्ड द लेटर विथ दैम, दोनों हाथों से उनने अक्षर लिखे। यू कुड सी डैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं कि उनकी आवाज़ भावनाओं से काँप रही थी, वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्ड विथ
emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. उनकी आवाज़ भावनाओं से काँप रही थी और उसे सुनना इतना मज़ेदार था कि हम सब हंसने और रोने को मजबूर हो गए। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। मुझे वह लास्ट लेसन कितने अच्छे से याद है। ऑल दैट वंस द चर्च क्लॉक, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंजल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग आयरन ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। Hamel stood up, very pleased in sit in his chair. I never saw him look so tall. ठीक उसी समय अभ्यास से लौट रहे पेरिसाई सैनिक के तुर्की की आवाज़ सुनाई हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। Hamel अपनी कुर्सी से उठ गए, खड़े हुए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था। Him looked so tall. I never saw. My friend said he, but something choked him. He couldn't not go on. My friends, मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं, लेकिन किसी चीज़ में उनका गला घोंट दिया था। लेकिन किसी चीज़ ने क्या किया, उनका गला घोंट दिया था, आगे नहीं बढ़ सका। Then he turned to the blackboard. फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। Took a piece of chalk and wearing on with all his might he wrote as large as he could. फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक का टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगा के जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिखा। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है दीर्घ आयु हो फ्रांस। मतलब फ्रांस जो लैंग्वेज है वह अमर रहे। वाइव ला फ्रांस। ये क्या लार्ज अक्षरों में उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वह रुक गया और अपना सिर दीवार से टिका लिया। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. फिर उन्होंने क्या किया, अपना सिर दीवार से टिका लिया और बिना कुछ कहे हाथ से इशारा करते हुए बोले, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हो। स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हो। तो स्टूडेंट, इस कहानी में हमने देखा कि जो टीचर थे Hamel और जो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब यहाँ सिर्फ लॉरेंस और अल्सास के स्कूल में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, इसलिए उनको जाना पड़ा था। कंप्लीट होता है ये लेसन आपका। इसके पार्ट 2 में हम इसके क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसका पार्ट 2 देखने के लिए। इसके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तो बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।